वो बड़ी अजीब सी भट्टी थी जिसमें लकड़ियां जल रही थी और उसके ऊपर शीशे की एक पारदर्शी बोतल रखी थी जिसमें कुछ उबल रहा था। अंग्रेज की आंखों की चमक बदल गई थी। अब वो चमक किताब पढ़ने के समय के मुकाबले ज्यादा चमकदार थी। ये मेरा काम का पहला चरण है, अंग्रेज ने कहा। मुझे गंधक को अलग अलग करना है और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि मेरे मन में कोई डर ना हो। नाकामयाबी के डर से ही मैंने पहले यह काम नहीं किया। अब शुरू कर रहा हूं जो मुझे 10 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। चलो, फिर भी खुशी है कि मुझे इसके लिए और 20 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा। अंग्रेज ने भट्टी में कुछ और लकड़ियां डाली और लड़का भी वहीं रुका रहा जब तक डूबते सूरज की किरणों से रेगिस्तान भी गुलाबी नहीं हो गया। उसका मन हुआ रेगिस्तान में बहुत दूर तक जाने का, ये जानने के लिए कि रेगिस्तान की खामोशी के पास उसके सवालों का जवाब है या नहीं। वो उसी ऊहापोह में डूबा था, खजूर के पेड़ों को एकटक देखता हुआ। उसे हवा की आवाज सुनाई दी और पैरों के नीचे पत्थर भी महसूस हुए। यहाँ वहां उसे कोई सांप भी मिल गया तो उसे लगा कि बहुत पुराने समय में रेगिस्तान भी तो समुद्र ही रहा होगा। वो एक पत्थर पर बैठ गया और क्षितिज की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या प्यार और आधिपत्य में कुछ अंतर है? शायद हाँ, शायद ना, पर वो उन्हें अलग न कर पाया। फातिमा इस रेगिस्तान की रहने वाली थी और ये रेगिस्तान ही उसे इस बात को समझने में मदद करेगा। वो ये सब सोच रहा था कि उसे लगा कि उसके ऊपर कोई छाया उड़ रही है। देखा तो चीलों का एक जोड़ा आसमान में उड़ रहा था, ऊंचे, बहुत ऊंचे। उसने चीलों को हवा में तैरते हुए देखा। हालांकि उनकी उड़ान में कोई रचना नहीं थी, मगर कुछ बात तो थी उसमें। ये बात और थी कि वो उसकी समझ से बाहर थी। उसने चीलों की उड़ान को ध्यान से देखा और उसमें कुछ पढ़ना चाहा। क्या ये चीलें उसे प्यार का अर्थ समझा सकती हैं, जिसमें आधिपत्य की भावना ना हो? उसे नींद आ रही थी। उसका दिल तो जागे रहने को था, मगर वो सोना भी चाह रहा था। मैं विश्व की सर्वव्यापी भाषा सीख रहा हूं और दुनिया की हर चीज मेरे लिए कोई मायने रखने लगी है, इन चीलों की उड़ान भी, उसने अपने आप से कहा। ऐसी मनोदशा में वो कृतज्ञ था कि उसे प्यार हो गया है। जब आप प्यार करने लगते हैं तो सभी चीजों के अर्थ और गहरे हो जाते हैं। अचानक एक चील ने आसमान में तेजी से डुबकी लगाई और दूसरी चील पर हमला कर दिया। क्षण भर उसको लगा तलवारों से लैस एक फौज उस नखलिस्तान में घुस आई हो। उस ख्याल ने उसे झकझोर दिया। उसने लोगों को मरीचिकाओं के बारे में बात करते सुना था, कुछ को स्वयं देखा भी था। वे भी तो इच्छाएं ही थी जो अपनी प्रबलता के कारण रेगिस्तान में प्रकट हो जाती थी। मगर ये फौज का नखलिस्तान पर हमला करने वाली मरीचिका, नहीं, वो ऐसा कभी नहीं चाहता था। वो युद्ध की बात को भूलकर अपनी सोच में लौट जाना चाहता था। उसने एक बार फिर से अपना ध्यान रेगिस्तान के गुलाबी रंगों और पत्थरों पर केंद्रित करने की कोशिश की, मगर उसके दिल में कुछ ऐसा था जो ध्यान को जमने दे ही नहीं रहा था। हमेशा शकुनों की बात मानना, बूढ़े बादशाह ने कहा था। लड़के को फिर से वही युद्ध का दृश्य याद आ गया। यही नहीं, उसके अंतर मन से आवाज आई, ऐसा होने जा रहा है। वो उठकर खड़ा हो गया, लौट चला पेड़ों की ओर। एक बार फिर उसने अलग अलग चीजों की जुबान पढ़नी चाहिए और उसे लगा कि इस वक्त रेगिस्तान सुरक्षित है और नखलिस्तान में खतरा बढ़ गया है। ऊंट चालक खजूर के पेड़ के सहारे बैठा हुआ सूर्यास्त देख रहा था। उसने रेत के टीलों की दूसरी तरफ से आते लड़के को देखा। एक फौज बस आने ही वाली है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लड़के ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने ऐसा दृश्य अपने मन में देखा है, ऊंट चालक बोला। रेगिस्तान में लोगों के दिल अक्सर ऐसे दृश्यों से भर जाते हैं। लड़के ने चीलों वाली बात बताई, कैसे वो आसमान में उड़ते हुए देख रहा था और उनमें से एक ने जब तेज डुबकी लगाकर दूसरी पर हमला किया तो उसे लगा कि उसने भी विश्व की आत्मा में डुबकी लगा ली है। ऊंट चालक लड़के की बात समझ रहा था। उसे मालूम था कि दुनिया में किसी भी एक चीज को देखकर पूरी दुनिया का इतिहास जाना जा सकता है। कोई चाहे तो किताब का कोई पृष्ठ खोल ले, किसी का हाथ देख ले या पक्षियों की उड़ान देख ले। गरज ये है कि कुछ भी देख ले तो व्यक्ति उस क्षण के अनुभव से संबंधों को जोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वे चीजें अपने आप में कुछ प्रकट करती हैं,
बल्कि ये तो लोग हैं जो अपने चारों तरफ कुछ भी घटित होता देखकर उसे एक जरिया बना लेते हैं विश्वात्मा में बैठने का। रेगिस्तान में ऐसे बहुत से लोग थे जो विश्वात्मा में पैठ बनाने के बल पर आराम से अपनी जीविका चलाते थे। उन्हें ऋषि मनीषी कहा जाता था। औरतें और बुजुर्ग उनसे डरते थे। कबीले के लोग उनसे परामर्श लेते कतराते थे। आखिर कोई योद्धा युद्ध में कैसे लड़ सकेगा अगर उसे मालूम हो जाए कि मौत उसके नसीब में लिखी है। इससे लड़ाई उन्हें अच्छी लगती थी और इस बात की निश्चितता भी कि उनकी हार होगी या जीत। भविष्य में क्या होगा ये तो अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है, और जो उसने लिखा है वो हमेशा आदमी की भलाई के लिए ही होता है। इसी कारण कबीले के लोग वर्तमान में जीते थे, चूंकि वर्तमान अनिश्चितताओं से भरा होता है। इसलिए सतर्कता के अलावा उन्हें जरूरी जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि दुश्मन की तलवार कहाँ है, उसका घोड़ा कहाँ है, जिंदा बचे रहने के लिए उस पर कौन सा वार करना चाहिए। ऊंट चालक तो योद्धा था नहीं, पर वो ऐसे कई नजूमियों से बातचीत करता रहता था। उनमें से कुछ ने जो कहा था वो बिल्कुल सही निकला और कुछ का एकदम गलत। तब एक बार सबसे बुजुर्ग नजूमी ने ऊंट चालक से पूछा था कि भविष्य की बातें जानने में वो इतना दिलचस्पी क्यों रखता है। इसलिए कि मैं कुछ कर सकूं, ऊंट चालक ने कहा, और उन चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं घटित होते हुए देखना नहीं चाहता। तब वे तुम्हारे भविष्य में कैसे शामिल होंगे? अच्छा, यूं समझ लीजिए कि मैं अपना भविष्य इसलिए जानना चाहता हूं कि उसके लिए तैयार हो सकूं। अगर कुछ अच्छा घटित होने वाला है तो वो तुम्हारे लिए सुखदाई आश्चर्य बनकर आएगा, मनीषी ने कहा, और अगर कुछ बुरा घटित होने वाला है तो तुम पहले से उसके बारे में सोच सोचकर दुखी होते रहोगे। मैं भविष्य जानना चाहता हूं क्योंकि मैं पुरुष हूं, ऊंट चालक बोला, और आदमियों के जीवन का आधार उनका भविष्य ही होता है। मनीषी टहनियों से भविष्य जानने की विद्या में माहिर था। वो पासों की तरह जमीन पर टहनियां फेंक जिस तरह वे गिरती थी उनके अर्थ पढ़ने की कोशिश करता था। उस दिन उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की, कोई हिसाब नहीं लगाया। उसने शकुन बताने वाली उन टहनियों को समेटा, कपड़े में लपेटा और झोले में रख लिया। मैं लोगों का भविष्य बांचकर अपनी जीविका चलाता हूँ। मैं टहनी विद्या के इस विज्ञान को जानता हूँ। मुझे मालूम है कि टहनियों द्वारा उस भेद को कैसे भेदा और पढ़ा जा सकता है जो वहां लिखा है। वहां मैं अतीत पढ़ सकता हूँ, उसे उभार सकता हूँ जो भुलाया जा चुका है, और उन शगनों को भी समझ सकता हूँ जो वर्तमान में मौजूद है। जब लोग मुझसे परामर्श करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका भविष्य पढ़ने लगता हूँ। मैं तो भविष्य की अटकल लगाता हूँ। भविष्य का मालिक तो ईश्वर है और वही उसे प्रकट करता है। असाधारण परिस्थितियों में तुम पूछोगे कि फिर मैं भविष्य का अनुमान कैसे लगाता हूँ? वर्तमान में जो शकुन है उनके आधार पर। कुंजी तो वर्तमान में छिपी है। अगर तुम वर्तमान पर ध्यान दो तो उसमें सुधार ला सकते हो, और यदि तुमने वर्तमान सुधार लिया तो बाद में जो आने वाला है वो भी आज से बेहतर होगा। भविष्य की चिंता छोड़ो और इस शिक्षा पर चलो कि ईश्वर अपने बच्चों को प्यार करता है। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसा लाता है जो शाश्वत है। ऊंट चालक ने फिर सवाल किया कि वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिन्हें ईश्वर उन्हें अपना भविष्य देखने की इजाजत देगा? तभी जब वो स्वयं उसे उद्घाटित करे। हालांकि ईश्वर बहुत कम ऐसा करता है, और जब वो ऐसा करता है तो उसका एक ही कारण होता है, पहले से लिखे हुए भविष्य में कुछ फेरबदल करना। ऊंट चालक ने सोचा, ईश्वर ने लड़के को भविष्य का आभास तो दे ही दिया है, तो क्या वो उस लड़के को एक माध्यम बनाना चाहता था? जाओ और कबीलों के सरदारों से मिलो, ऊंट चालक ने लड़के को कहा। युद्ध के लिए डराती हुई सेनाओं की उन्हें जानकारी दे दो। वो मुझ पर हंसेंगे। वो रेगिस्तान के लोग हैं, शगुनों पर विश्वास करते हैं। तब तो उन्हें मालूम चल ही गया होगा। अभी उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। उनका विश्वास है कि अगर अल्लाह की ये मर्जी है तो उन्हें कुछ पता चले तो कोई ना कोई आकर उन्हें इस बारे में बता ही देगा। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, पर इस बार वो कोई और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। लड़के ने फातिमा के बारे में सोचा। उसने तय किया कि वो कबीलों के सरदारों से मिलेगा। नखलिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़े सफेद तंबू के सामने खड़े पहरेदार से लड़के ने कहा, मैं सरदार से मिलना चाहता हूँ। मैं रेगिस्तान से अपने साथ शकुन लाया हूँ। बिना कोई प्रश्न पूछे वो पहरेदार भीतर चला गया। कुछ देर
बाद जब वो बाहर आया तो उसके साथ सफेद और सुनहरी पोशाक पहने एक नौजवान अरब था। लड़के ने जो कुछ भी देखा था उसने उस अरब को बता दिया। वो अरब लड़के को वहीं इंतजार करने के लिए कहकर भीतर चला गया। रात घिर आई। तरह तरह के योद्धा और व्यापारी तंबू में आते और जाते रहे। एक एक करके सभी अलाव बुझा दिए गए। नफलिस्तान में ऐसी शांति छा गई जैसे कि रेगिस्तान में होती है। केवल बड़े तंबू में रोशनी थी। सबके बीच लड़के के मन में सिर्फ फातिमा का ख्याल था, पर उसे फातिमा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात की बात अभी भी ठीक से समझ नहीं आई थी। आखिरकार घंटों तक इंतजार के बाद पहरेदार ने लड़के से भीतर चलने के लिए कहा।